हेलो दोस्तों, क्या आप 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। यहाँ पर आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आप पूछेंगे कि 48 ही क्यों? तो आपको मालूम होगा कि इस बार नए पैटर्न पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो इसमें मात्र 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र में के अनुरूप कौन सी बात नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है, बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता ये तो है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी लोकतंत्र के ही अनुरूप होता है। तो दोस्तों, बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किन पर निर्भर करती है? तो देखिए, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी यदि नागरिक विवेकपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का उपयोग करते हैं तो लोकतंत्र सफल होता है, और नहीं करेंगे तो फिर तो असफल होगा ही। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की यदि भावना है तो उसका क्या कुपरिणाम हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रहित, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, और चौथा अलगाववाद। देखिए, जब भी आपका क्षेत्रवाद की भावना आपके मन में होगा तो ज़्यादातर उम्मीद है कि इसका कुपरिणाम के रूप में अलगाववाद जो है ये सामने आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि कोयला है। तो कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, तीसरा जैव संसाधन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आप इसका उपयोग कर लेते हैं, इनसे पुनः प्राप्ति करने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के श्रेणी में रखा गया है। पांचवा प्रश्न है कि भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि भूस्खलन के दरमियान क्या होता है, धरती के नीचे से जमीन खिसक जाता है, तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए, छठा प्रश्न है कि महासागर के तल के कंपन का परिणाम है। तो महासागर के तल में यदि कंपन होगा तो हिमस्खलन नहीं होगा, चक्रवात भी नहीं आएगा, ये सुनामी जो है आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी भूकंप तरंग है जो पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। तो ये पी तरंग जो है ना, यही राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न देख सकते हैं आप। आठवां है कि सुनामी का संबंध। तो सुनामी कहाँ आता है? तो आप कहेंगे कि समुद्र में। सुनामी जो है समुद्र में आता है। उसके बाद नौवां प्रश्न देख लीजिए कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पर उत्पादित होता है। 10वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, ये राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कि रेलवे से, दूसरा है सड़क मार्ग से, तीसरा जल मार्ग से, और चौथा है वायु मार्ग से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, सड़क मार्ग सही आंसर है। उसके बाद 12वां प्रश्न है कि गंडक परियोजना। ये गंडक परियोजना बिहार में स्थित है, और ये जो है वाल्मीकि नगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इनमें से कोई एक है। तो ये पुर्तगाली जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। अभी ये राउरकेला कहाँ स्थित है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राउरकेला जो है ना उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वां जो है सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है का प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा मौसम विज्ञान के लिए, मौसम संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी भूकंप के लिए सबसे सर्वाधिक संवेदनशील नगर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए देहरादून राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब देखिए जहां बिहार की बात आएगी बिहार ही पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। वित्तीय वर्ष की भारत में शुरुआत कब से कब तक चलती है, या भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलती है। तो देखिए भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो देखिए ये हमारे मुजफ्फरपुर जिला में कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। उसके बाद रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो ये जो रेल वर्कशॉप है ना उसका सही आंसर जो होगा जमालपुर है। तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी सुनामी के कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सुनामी क्यों आते हैं, समुद्र में भूकंप के कारण, या मैदानी क्षेत्र में भूकंप, या पर्वत पर भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि समुद्र में भूकंप के परिणाम स्वरूप ही सुनामी आता है। उसके बाद है सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसे हम सामान्य मानव के बस की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन देखिए, काउंट कावूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी आपसे पूछ रहा है कि काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री राइट आंसर है। उसके बाद है लौ एवं रक्त की नीति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर जो है ना दोस्तों वो बिस्मार्क है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आप बताओ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा 27 नंबर तो हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है फरवरी 1917, ऑप्शन बी है नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और दिसंबर 1905। ये 3 ऑप्शन है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा ना नवंबर 1917 सही आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। पूछ रहा है कि कौन सी संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप बनी। तो ये है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद हमारा 30वां प्रश्न है, इसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। इसमें से राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा
तोहफा है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु, ये तो बच्चे बच्चे को याद होता है कि 18 वर्ष यदि आपकी आयु हो चुकी है तो आप मतदाता सूची में अपने नाम को इनरोल करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा 32वां क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में आप बताओ कि किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो शासन की प्रणाली है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में आखिर भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। तो इसका एक ही रीजन है, अधिक सिंचाई। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, 65%। ठीक है। उसके बाद है निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो भारत में मात्र एक मगरमच्छ जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है, भारत के अलावे ये कहीं और नहीं पाया जाता है। उसके बाद 36वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग किस पर निर्भर है। तो चूना पत्थर पर। यदि चूना पत्थर नहीं होगा तो सीमेंट उद्योग नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही कच्चा माल है इसका। उसके बाद हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कौन सी ऐसी संस्था है जो लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है। तो ये जो है भूमि विकास बैंक, ये लंबे समय तक लोगों को ऋण प्रदान करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो होगा सेवा क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 39वां नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इनमें से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को जो है ना सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आपका उदारीकरण भी आएगा, निजीकरण भी आएगा और वैश्वीकरण भी आएगा। उसके बाद हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इसमें ऑप्शन है 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर तो होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको बताना है कि कितना शुल्क लगता है। तो ये जो शिकायत करने का शुल्क है वो निःशुल्क है, आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा यदि आप उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत करते हैं तो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 5, ऑप्शन 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है 4। ठीक है। उसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, इसमें से आपसे पूछ रहा है। तो सैन्य सेवा, ये तो गैर सरकारी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सरकार के अधीनस्थ होती है। वित्त सेवा, ये भी सरकार की है। रेल सेवा, ये भी सरकार की है। मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी संस्था है। दोस्तों आप कहिएगा कि रेल सेवा अभी वर्तमान में सरकारी से प्राइवेट की ओर जा रही है, तो ये जो है ना इसमें भारत सरकार का ही जो है अधिकार रहेगा। ठीक है। उसके बाद है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है, और वैसे राजधानी भारत की कहाँ है तो ये नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य जो है उसकी क्या विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो है ऑप्शन दे रहा है कि लिखित संविधान, उसके बाद शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इनमें से बताना है कि संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो ये इकहरी शासन व्यवस्था जो देख रहे हैं ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। उसके बाद संघ सरकार का उदाहरण है। तो आपसे पूछ रहा है कि संघ सरकार का इनमें से किस देश में है कि संघ सरकार वहाँ काम करती है। तो अमेरिका ऑप्शन है, ब्रिटेन है, चीन है, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका में जो है ना संघ सरकार कार्य करती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व बिहार में जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो ऑप्शन ए है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भी राजनीतिक रूप से लोग असमान हैं। लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आज भी लोगों के बीच टकराव व्याप्त है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार, ये भी अभी संभव नहीं हो पाया है। लेकिन क्या संभव हो पाया है, तो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। ये जो है ऑप्शन डी यही राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ हमने 48 प्रश्न को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।